नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ डाली गई याचिकाओं में एक याचिका राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव की भी है। वह एसआईआर पर खुलकर लिख रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं और उनके ही चिंतन के मुताबिक कहा जाए तो एसआईआर पर उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसका मकसद यह है कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई चल रही थी, पक्ष और विपक्ष के वकील अपनी दलील रख रहे थे, तो अंत में अपनी याचिका की तरफ से अपनी दलील योगेंद्र यादव ने खुद ही रखी और इतनी शानदार दलील रखी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को यह कहना पड़ा कि भले ही इनकी दलील से सहमत हुआ जाए या असहमत, लेकिन इन्होंने बहुत ही शानदार एनालिसिस किया है, इन्होंने कोर्ट की मदद की है। इसके लिए योगेंद्र यादव को शुक्रिया। तो चलिए सबसे पहले योगेंद्र यादव की दलीलों को सुनते हैं। योगेंद्र यादव ने दलील रखी कि सही तरह से मतदाता सूची बनाने के लिए जरूरी है कि वह 3 मापदंडों पर खरा उतरें। यह 3 मापदंड हैं कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इक्विटी, मतलब पूर्णता, सटीकता और निष्पक्षता। इन 3 मापदंडों के आधार पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केवल असफल ही नहीं रहा है बल्कि उल्टा असर भी डाल रहा है। यह काउंटर प्रोडक्टिव प्रक्रिया है। मेरी सलाह है कि हमें मतदाता सूची में मौजूद 7 करोड़ 90 लाख वोटरों से नहीं शुरू करना चाहिए, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि बिहार में कितने प्रतिशत वयस्क मतदान के लिए पात्र हैं। इस मामले में भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक है। अमेरिका जैसे देश में वयस्क मतदाताओं के बीच केवल 74% ही वोटर लिस्ट में शामिल हो पाते हैं। जहां कहीं भी वोटर लिस्ट में शामिल होने की जिम्मेदारी नागरिकों पर डाली जाती है, वहां पर आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा वोटर लिस्ट में नहीं शामिल हो पाता है। इस 1/4 हिस्से में सबसे बड़ा हिस्सा मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का होता है, यानी वंचित समुदाय के लोग सबसे ज्यादा वंचित होते हैं। बिहार की वह मतदाता सूची जिसके आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, उसमें वयस्क लोगों का तकरीबन 97% हिस्सा शामिल है, मगर केवल एसआईआर का एक हमला किया गया और वयस्क लोगों के बीच वोटर लिस्ट में शामिल होने वाले लोगों की संख्या घटकर 88% हो गई। यह आगे और भी ज्यादा बढ़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर डिलीशन हुआ है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने यह सवाल पूछा कि क्या हमारे पास पहले के एसआईआर का कोई विश्लेषण है? तो योगेंद्र यादव ने जवाब दिया कि साल 2003 में कोई एसआईआर हुआ ही नहीं था, वह इंटेंसिव रिवीजन था। साल 2003 में हुए इंटेंसिव रिवीजन और साल 2025 में हो रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। इस देश के इतिहास में कभी इस तरह का रिवीजन एक्सरसाइज नहीं हुआ है जहां पर सभी से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जाए। कभी भी ऐसी संशोधन प्रक्रिया में सभी से दस्तावेज जमा करने की मांग नहीं की गई है। यह कभी नहीं हुआ है। साल 2003 में मतदाता सूची को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा था। उन्होंने मतदाता अधिकारियों को प्रिंट आउट दे दिया था। उसमें 2 खाने बने हुए थे, 2 रो बने हुए थे। उन्हें घर घर जाकर जांच करनी थी। कोई फॉर्म नहीं मांगा गया था, लोगों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। साल 2003 की इंटेंसिव रिवीजन एक अच्छी प्रक्रिया थी। एसआईआर में 2 चीजें जोड़ी गई हैं, फॉर्म की जरूरत और नागरिकता का सवाल। यह गैर कानूनी है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह निवेदन करूंगा कि वह साल 2003 में जिस तरह से इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसका दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध करवाए, क्योंकि यह दस्तावेज पब्लिक डोमेन में नहीं है, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। योगेंद्र यादव ने यह दलील दी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया इंटेंसिव डिलीशन की प्रक्रिया है। अब तक ऐसा कोई रिवीजन नहीं हुआ है जहां पर केवल डिलीशन हुआ हो, मगर ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया हो रही है उसमें सब कुछ डिलीशन से ही संबंधित है। जब भी मतदाता सूची का रिवीजन होता है तो डिलीशन के साथ एडिशन भी होता है, मगर यहां तो केवल डिलीशन हुआ है। मतलब यह पूरी प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की नहीं है बल्कि स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन की है। यह कहना गलत है कि जिन बच्चों के माता पिता के नाम साल 2003 की मतदाता सूची में हैं उन्हें दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सुना कि कानूनी आदेशों को प्रेस रिलीज के जरिए बदला जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज के जरिए आदेश बदला है। हमारे पास पक्का सबूत है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम ज्यादा हटाए जा रहे हैं। 31 लाख महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। अगर प्रवास और मृत्यु कारण है
तो महिलाएं प्रवास नहीं करती, मृत्यु दर पुरुषों में ज्यादा है, यह महिलाओं के खिलाफ पक्षपात को दिखाता है। हम शायद दुनिया के इतिहास में मताधिकार से वंचित करने का सबसे बड़ा प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कुल आंकड़ा 1 करोड़ से पार कर जाएगा डिलीशन का। हम 19वीं सदी के अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यह वयस्क मताधिकार में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि यह मामला भारत के इतिहास को तय करेगा। योगेंद्र यादव ने 2 महिलाओं को कोर्ट में पेश किया जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था, जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। योगेंद्र यादव ने बताया कि उनके पास एपिक कार्ड है, लेकिन इन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो हुई है ड्राफ्ट लिस्ट, उसमें शामिल नहीं किया गया है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि यह तो ड्रामा है। जस्टिस बागची ने कहा कि यह तो अनजाने में हुई गलती हो सकती है, सुधार ली जाएगी। इसके बाद जस्टिस कान ने कहा कि हम अपने नागरिकों पर गर्व करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट तक आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। जस्टिस कान ने कहा कि योगेंद्र यादव के जरिए कुछ तथ्यात्मक बातें बताई गई हैं। योगेंद्र यादव का धन्यवाद, और यह कहा कि आपने बहुत ही शानदार एनालिसिस किया है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब इसके अलावा कोर्ट में क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ बहस कर रहे वकीलों ने यह कहा कि एसआईआर की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन होगा, जिस पर जो चुनाव आयोग के वकील थे उन्होंने यह कहा कि साल 2003 के वोटर लिस्ट में जो शामिल हैं उनको बिना किसी दस्तावेज के ही ले लिया जाएगा। मतलब वो केवल साल 2003 की वोटर लिस्ट में यह दिखा दे कि जहां पर उनका नाम है उस आधार पर उनको ले लिया जाएगा। जो मृत हो गए उनको छोड़ दिया जाएगा, और जो उनके बच्चे हैं उनको भी किसी तरह के दस्तावेज की देने की जरूरत नहीं है। वह भी अगर यह दिखा देते हैं कि उनके माता पिता का नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा, और इस आधार पर तकरीबन 6.5 करोड़ लोग तो वैसे ही शामिल हो जाएंगे। और फिर यह भी कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है कि ये डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एक लाइन में जो उनका तर्क था जो शुरू से लेकर अब तक है कि यह सारे डॉक्यूमेंट इंडिकेटिव किस्म के हैं, कंक्लूसिव नहीं है। मतलब इन सारे डॉक्यूमेंट से यह तो इशारा लगता है कि यह अमुक व्यक्ति यहां का नागरिक है या नहीं, मगर अंतिम तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है। जिसको लेकर के अंतिम तौर पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो उसकी जांच की जाएगी। मतलब अगर यह पता चलता है कि यह जो डॉक्यूमेंट है वह फेक है तो उसकी जांच की जाएगी। इन सारे डॉक्यूमेंट को अंतिम निष्कर्ष ना माना जाए, केवल यही माना जाए कि यह इंडिकेटिव किस्म के हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही बात दोहराई कि अगर याचिकाकर्ता यह साबित कर देते हैं कि यह पूरा मामला इलीगल है, यह पूरी कार्रवाई इलीगल है, कानून के मुताबिक नहीं है, संविधान के मुताबिक नहीं है, तो इसे कभी भी, भले ही सितंबर का महीना क्यों ना हो, जब यह पूरी की पूरी कार्रवाई खत्म हो गई हो, तब भी इसे खारिज किया जा सकता है। तो ये सारी बहस हुई। अब देखते हैं कि अगली सुनवाई में क्या होता है। शुक्रिया।